मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें मेन हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे ये जेनेटिक मटेरियल प्रूव हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मिलकर बना होता है। व्हाट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? तो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड। अभी देखेंगे न्यूक्लियोटाइड होते क्या है। न्यूक्लियोटाइड चेन यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके क्या बना होता है हमारा डीएनए। एंड डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है। तो डीएनए लिखा, डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। यस, अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो पहले कुछ चीज़ें आपको जो है वो ज़रूरी है जो समझनी पड़ेगी। जेनेटिक मटेरियल एक होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जनरली जो देखे जाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आरएनए आपको मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये प्लांट वायरसेस में देखने को मिलते हैं आपको, प्लांट वायरसेस में। और एक आपने सुना होगा एचआईवी, एचआईवी में भी आपको आरएनए देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसकी वजह से एड्स कॉज होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको आरएनए मिलता है। डीएनए जो होता है ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। अब देखिए डीएनए की बात करें तो जो डीएनए होता है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। 3 कंपोनेंट से, 3 कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेस। सेकंड जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग पेंटोज शुगर। एंड थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड उसके बाद होता है एक आरएनए। ये होते हैं, ये 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और थर्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप। जब पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो इस पेंटोज शुगर में 2 शुगर आते हैं। एक आता है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में यूज़ होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में यूज़ होता है, और एक होता है राइबोज शुगर जो कि आरएनए में यूज़ होता है। आई थिंक आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है, मैं बोल दे रही हूँ। तो जो शुगर होते हैं यानी कि जो पेंटोज, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पेंटोज शुगर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक होता है राइबोज शुगर। ठीक, एक होता है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज यूज्ड इन डीएनए यानी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में यूज़ होता है, और राइबोज शुगर आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड में यूज़ होता है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसके बाद देखिए, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम डीएनए और आरएनए की अगर फिगर देखें, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर जो कि पेंटोज शुगर है, अगर उसका हम लोग इमेज देखें यानी फिगर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये आपको कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है तो इट मीन्स ये 5 कार्बन का बना होता है। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और एक ऊपर होता है 5। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको 5 कार्बन देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन होता है, एक यहाँ कार्बन होता है, एक यहाँ पे और एक 5th नंबर पे कार्बन होता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ पे, 3rd वाला यहाँ पे, 4th वाला यहाँ पे, 5th वाला यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर की साइड होते हैं और नीचे H की साइड पे। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब OH नीचे की साइड पे कर सकते हैं और H ऊपर की साइड पे कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो H होता है वो ऊपर की साइड में होता है, OH जो होता है वो लोअर साइड में होता है। 3rd कार्बन की बात करें तो अपर साइड में H होता है, लोअर साइड में OH होता है। 4th कार्बन की बात करें तो लोअर साइड में H होता है एंड अपर साइड में CH2OH पाया जाता है। अच्छा, ये आपको फिगर किसका देखने को मिल रहा है? तो ये है आरएनए का फिगर। अब बात करते हैं डीएनए। तो डीएनए में आपको क्या देखने को मिलता है? डीएनए में आपको देखने को ये मिलता है कि ऊपर की साइड में यानी अपर साइड में OH होता है, लोअर साइड में H होता है। 2nd कार्बन की बात करें तो यहाँ लोअर साइड में भी H होता है, अपर साइड में भी H होता है। 3rd कार्बन पे लोअर साइड में OH एंड अपर साइड में H, 4th कार्बन पे लोअर साइड में H एंड 5th कार्बन पे ऊपर की साइड में CH2OH होता है।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंसेस पूछूँ कि डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो डिफरेंसेस आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे, ये सेकंड वाला और ये डीएनए का सेकंड वाला, यहाँ आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है डिफरेंस? कि इसके सेकंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट इन राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और यहाँ पे क्या है कि सेकंड कार्बन पे जो है यहाँ पे एब्सेंट है ऑक्सीजन, एब्सेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको फिगर देखने को मिलता है। अच्छा, नाम देखिए इसका, डीऑक्सी राइबोज शुगर, यही तो बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए राइबोज शुगर क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर, जो कि आरएनए में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, तो आपको देखिए नाम में क्या डिफरेंस, नाम से भी आप याद कर सकते हैं। डी का मतलब होता है, एक डी का मतलब होता है रिमूव और एक डी का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। एक डी का मतलब होता है रिमूव और एक डी का मतलब होता है सेकंड। क्या रिमूव करना सेकंड कार्बन पे? तो ये ऑक्सीजन रिमूव करना। तो देखिए इसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर में इसको राइबोज शुगर ही कहते हैं, क्योंकि इसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर होगा आपको यहाँ तक? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये तो पहला कंपोनेंट जो हम लोगों ने डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जो हम लोगों ने पढ़ा कि शुगर, तो शुगर हम लोगों ने देख लिया, डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। देखिए पहला शुगर कौन सा होता है? जो डीएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में जो शुगर पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज। एंड दूसरा होता है राइबोज शुगर। दूसरा बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? तो नाइट्रोजनस बेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। दो पार्ट में कौन कौन सा? एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है पाइरिमिडीन। एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है पाइरिमिडीन। तो प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन भी एक नाइट्रोजनस बेस का टाइप है और पाइरिमिडीन भी एक नाइट्रोजनस बेस का टाइप है। जब आप प्यूरिन को देखते हैं तो प्यूरिन जो होता है ये डबल साइकिल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल साइकिल रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यही अगर आप पिरिमिडीन को देखेंगे तो पिरिमिडीन जो होती है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, और किसमें है? दूसरा आप देखेंगे कि डबल रिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ ये 9 मेंबर रिंग होती है, इसमें 9 मेंबर्ड होते हैं। और यहाँ पे पिरिमिडीन में देखेंगे तो यहाँ 6 मेंबर रिंग होते हैं, ठीक। ये इस तरीके से क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट ये आता है कि अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो प्यूरिन में आता है एक ए और एक जी, और पिरिमिडीन में आता है CUNT, ठीक है। अब ए का मतलब समझिए, ए स्टैंड फॉर होता है एडेनिन, ठीक। ए स्टैंड फॉर क्या होता है? एडेनिन। जी स्टैंड फॉर होता है गुआनिन, सी स्टैंड फॉर होता है साइटोसिन, एंड टी स्टैंड फॉर होता है थाइमिन, एंड यू स्टैंड फॉर होता है यूरेसिल। तो देखिए प्यूरिन में आपको ए और जी पाया जा रहा है, यानी एडेनिन और गुआनिन। याद करने का तरीका आप याद रख सकते हैं, आज मतलब अ से एडेनिन एंड ज से गुआनिन। और पाइरिमिडीन में याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, जैसे अभी CUET के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक नया एग्ज़ाम आया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप CUET याद रख सकते हो। CUET में आपको करना क्या है कि CUET में आपको ई को साइलेंट कर देना है। जब ई को साइलेंट करेंगे तो साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया और क्या हो गया? थाइमिन हो गया। ये 3 नाइट्रोजनस बेस तीन नाइट्रोजन बेस आते हैं साइड पिरिमिडीन में, पाइरिमिडीन के अंदर, और प्यूरिन में आते हैं 2 नाइट्रोजनस बेस। ये तो हो गए आपके नाइट्रोजनस बेस। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब हुआ H3PO4, 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 ठीक है। अब एक देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जैसे आता है कि डीएनए में वो जो हम लोगों ने प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन में पढ़ा है, तो प्यूरिन और पाइरिमिडीन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं। तो अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे। और अगर आरएनए की बात करूँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करूँ,
तो आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस। लेकिन कौन कौन से नाइट्रोजन बेस डीएनए में आते हैं, कौन कौन से आरएनए में आते हैं? देखिए इसमें हमेशा आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। एडेनिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। गुआनिन डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। बट फ़र्क कहाँ आता है इसमें, डिफरेंसेस कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि डीएनए में आ जाता है थायमीन और आरएनए में आ जाता है यूरेसिल। प्रॉब्लम अराइजेस कि इसको याद कैसे करें। तो याद आप कैसे करेंगे? तो याद आप इस तरीके से करेंगे कि आप एक कोड वर्ड याद करेंगे। क्या लिखेंगे? RUT डॉक्टर, RUT डॉक्टर। ठीक है, तो RUT डॉक्टर से कैसे याद करेंगे? R स्टैंड फॉर, R को उठाइए और R स्टैंड फॉर लिख दीजिए आरएनए। ठीक है, U को उठाइए, U स्टैंड फॉर लिख दीजिए यूरेसिल। यहाँ से आगे का लेटर T उठाइए और T को लिख दीजिए थाइमीन। और D को उठाइए, D को लिख दीजिए डीएनए। ओके, तो याद हो जाएगा अब आपको। यानी कि जो डीएनए है उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है और जो आरएनए है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ टॉपिक आता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड का मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब कि जब आप नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर ले रहे हैं। अब पेंटोज शुगर में वो राइबोज शुगर भी आ सकता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर भी आ सकता है। ठीक है, राइबोज शुगर भी आ सकता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? जब आप नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर ले रहे हैं तो उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि आपका नाइट्रोजनस बेस तो था ही, प्लस शुगर था, पेंटोज शुगर था, और प्लस अगर इसके साथ आप फॉस्फेट ग्रुप ले लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अगर ले लेते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसाइड भी तो कह सकते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये पूरा स्ट्रक्चर आपका कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड, पहले तो न्यूक्लियोसाइड देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड वही मैंने बताया, नाइट्रोजनस बेस में AGCUT आ सकते हैं। अगर डीएनए हुआ तो AGCT आएगा, अगर डीएनए हुआ तो। आरएनए हुआ तो AGCU आएगा, अगर आरएनए हुआ तो। और साथ में पेंटोज शुगर हुआ, अगर पेंटोज शुगर डीएनए डीऑक्सी भी आ सकता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी आ सकता है। और अगर डीएनए हुआ और राइबोज शुगर भी आ सकता है। अच्छा, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच एक बॉन्ड होता है जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये आपका हो गया पेंटोज शुगर, इस तरीके से स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर हो गए। और ये आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर प्यूरिन की बात करेंगे तो प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से कुछ डबल रिंग स्ट्रक्चर मिलती है। और याद क्या करना है आपको, प्यूरिन अगर है तो याद रखिए पेज नंबर 1379। कैसे भी करके आप याद रखिए 1379 ये पोजीशंस है, ये पोजीशन है इस पे जिस पे क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी सब पे क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन। तो अब काउंटिंग कैसे करेंगे? तो देखिए प्यूरिन है ना, प्यूरिन में U मतलब होता है अपर, तो अपर ये वाला पोर्शन होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपर से लेफ्ट घूम जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, ये हो जाता है 6। यानी कि इधर के साइड में हम लोग घूम रहे हैं, इधर की साइड में हम लोग घूमते हैं जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और इधर की साइड में जब हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं, 7, 8, 9, तो इसमें घूमते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, डबल रिंग होता है। एंड अगर पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए इसमें 9 मेंबर रिंग है, ये 9 मेंबर आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन देखिए यहाँ पे पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग होता है, वहाँ पे हम लोग अपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लोअर से स्टार्ट करते, तो लोअर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। क्लियर है आपको? तो अगर 1 2 3, अब यहाँ पे आपको एक पेज नंबर याद रखना है 13 पेज नंबर पे क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, याद रखिएगा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 30, यानी 1 और 3, यानी एक यहाँ पे नाइट्रोजन एक यहाँ पे नाइट्रोजन। और अगर प्यूरिन में अगर आप देखेंगे, प्यूरिन में देखेंगे तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक 7 पे और एक 9 पे। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे घूम रहे हैं, तो कैसे घूम रहे हैं आप? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे थे कि ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये डीएनए का अगर मैं बना रही हूँ, डीएनए मान लीजिए हमको बनाना है, तो ये डीऑक्सीराइबो शुगर हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने प्यूरिन ले लिया है नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया प्यूरिन। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, मान लीजिए एडेनिन ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और ऊपर हो गया फिफ्थ वाले पे होता है CH2OH, फर्स्ट वाले पे ऊपर OH और नीचे के साइड में H होता है, लोअर साइड में H। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9, तो 3 वाले पे नाइट्रोजन, 1 वाले पे नाइट्रोजन। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो शुगर का कार्बन फर्स्ट है और जो प्यूरिन का नाइट्रोजन थर्ड भी हो सकता है, थर्ड वाला नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक H होता है, तो यहाँ पे इसका OH और ये जो प्यूरिन है इसका H मिल के बना लेते हैं H2O और ये रिलीज हो जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया और यहाँ से जुड़ गया है आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक। तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रही है, ये जो आपको बॉन्ड दिख रही है, इसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं। तो एन ग्लाइकोसिडिक किसके किसके बीच बनता है? शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर होगा? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब बनाना है हमको न्यूक्लियोटाइड, तो सेम स्ट्रक्चर ले लीजिए। यहाँ पे ये हो गया आपका शुगर, इससे जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजनस बेस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे करिए कि जो इसका फिफ्थ वाला कार्बन है, ये फिफ्थ वाला कार्बन होगा यहाँ पे, जहाँ पे CH2OH प्रेजेंट है, इस तरीके से। इसके फिफ्थ वाले कार्बन से जोड़िए फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप जोड़िए, P हो गया, OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, H3PO4 होता है ना, OH हो गया, H3PO4। तो इसको एक काम करिए, आप इसको H को यहाँ से हटाइए। ओह शिट, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये आपका था इस तरीके से शुगर, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है आपका, याद रखिएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजनस बेस, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसके फिफ्थ कार्बन से जोड़ना है आपको, ये फिफ्थ वाला कार्बन है, ये फिफ्थ वाला कार्बन है, फिफ्थ वाले कार्बन से जोड़ना है आपको OH CH2, याद ये फिफ्थ है, ये ऊपर वाला, सॉरी ये ऊपर वाला आपका, ये ऊपर वाला आपका फिफ्थ है, याद रखिएगा। और बाकी बात करें तो ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 तो पार्टिसिपेट कर लिया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब आपको यहाँ पे H3PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप लाना है, तो ये हो गया P, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया O और H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए आप कि यहाँ पे ये निकालिए, यहाँ से इसका जाएगा OH और इस फॉस्फेट का जाएगा H, जैसे ही जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे -H2O निकाल दीजिए। अब यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये हो गया आपका शुगर इस तरीके से, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
और ये है आपका नाइट्रोजनस बेस, इस तरीके से जुड़ा होगा। फिलहाल में हम लोगों ने प्यूरिन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से एक बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए ये वाला कलर देते हैं हम लोग कुछ अच्छा सा, ये वाला। यहाँ पे क्या है, ये CH2 और ये फॉस्फेट वाला O, और यहाँ पे ये फॉस्फेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका देखिए क्या कहलाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ये हो गया आपका पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और ये आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस। अब ये तीन स्ट्रक्चर जब आपस में मिल जाते हैं, तीन स्ट्रक्चर जब आपस में मिल जाते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बता दिया कि शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड पाता है, बट ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये वाला, इस वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, देखिए इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक, क्लियर है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में वही दिया है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर लिंक्ड थ्रू एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। एग्जाम्पल में बात करें एडिनोसिन, एडिनोसिन का मतलब यहाँ पे राइबोज शुगर लिया गया है, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लिया है, तो यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन साइटिडीन, और अगर डीऑक्सी लिया है तो डीऑक्सीसाइटिडीन कहलाता है, या फिर यूरिडीन कहलाएगा, थाइमिडीन कहलाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन, अगर क्योंकि ये डीएनए में प्रेजेंट होता है तो डीऑक्सीथाइमिडीन। फिर न्यूक्लियोटाइड देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर, नहीं यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डायस्टर भी कहलाता है, लेकिन डायस्टर में कुछ कंडीशंस होते हैं। डायस्टर का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब बनेगा, तो लिख लीजिए बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड joined by फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ते हैं तब वहाँ पे बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर में आपको ये पूरा स्ट्रक्चर का बोला जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा, एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में भी वाटर निकलता है और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड में भी वाटर रिलीज होता है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, मैनी न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर थ्रू 3 to 5 prime phosphodiester bond to form polynucleotide chain as in a DNA and RNA. फिर लिखा है, इन कोर्स ऑफ फॉर्मेशन फॉर न्यूक्लियोटाइड चेन अ फॉस्फेट मोइटी रिमेन्स फ्री एट 5 prime end of ribose sugar, 5 prime end of polymer chain and 1 OH group remains free at 3 prime end of ribose। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए जब सपोज करिए कि यहाँ पे आपका बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कहाँ बन पाएगा अच्छे से, यहाँ पे मान लीजिए ये एक DNA की चेन है, देखिए मान लीजिए एक ये DNA की चेन है और एक ये DNA की चेन है, ठीक है। अब इनके बीच कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से, मान लीजिए हम लोग प्यूरिन बना रहे हैं या पाइरिमिडीन बना रहे हैं, और इसी पाइरिमिडीन से या नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मान लीजिए ये यहाँ, तो यहाँ से ये जुड़ता है यहाँ से शुगर, तो ये आपका शुगर हो गया, ठीक, ये शुगर हो गया।
ये वाला बॉन्ड आपका क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये वाला बॉन्ड कहलाता है आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे बनता है फॉस्फेट ग्रुप, मतलब पूरा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जो लगा होता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोटाइड। देखिए अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये देखिए 5 प्राइम है क्योंकि 5 प्राइम से जुड़ा हुआ है, ये आपका है 2 प्राइम, ये आपका है 3 प्राइम, ठीक है। ये प्राइम वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, प्राइम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन की बात करें तो कार्बन आपके नाइट्रोजनस बेस में ही पाया जाता है और कार्बन आपके शुगर में ही पाया जाता है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये शुगर का कार्बन है या फिर नाइट्रोजनस बेस का कार्बन है, तो जब हम शुगर के कार्बन को बताते हैं तो हम प्राइम लगाते हैं। प्राइम का मतलब ये ऊपर की साइड जो हम लोगों ने लगाया, और ये फर्स्ट प्राइम है। तो थर्ड प्राइम पे यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको एक पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ, तो दूसरे के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये पाइरिमिडीन लिया, यहाँ पे यही चीज़ होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका शुगर होगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये होगा CH2OH। अब देखिए ध्यान से CH2OH होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर फॉस्फेट को अगर हम इलेबोरेट करें तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे ये OH होगा और यहाँ पे ये OH होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो फिफ्थ वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका 5th कार्बन का OH, ये इसके फर्स्ट वाला जो फॉस्फेट ग्रुप लगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ जाके बॉन्ड बना दिया इस तरीके से, और यहाँ से H2O निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से H2O निकाल दे तो अब आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए तो मैं इरेज कर दे रही हूँ थोड़ा इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए एक ही बॉन्ड से ये वाला भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है और ये वाला भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। अब इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब एक चीज़ देखिए ऊपर ये 5 प्राइम है और नीचे अभी 3 प्राइम फ्री है, OH ये किसी से नहीं जुड़ा है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, 5 से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखिए लिखा है ना, इन कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉस्फेट मोइडी रिमेन्स एट 5 प्राइम। देखिए फॉस्फेट हमेशा किस प्राइम पे पाया जा रहा है, 5 प्राइम एंड पे, और राइबोज शुगर एंड जो फ्री 1 OH ग्रुप है वो किस पे पाया जा रहा है, शुगर पे। तो ये देखिए 3 प्राइम OH ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। दूसरे में देखिए, दूसरे में आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरे में आपको इस तरीके से, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो इनर साइड में होते हैं, मतलब अंदर की साइड में। देखिए ये अंदर साइड में पाया जा रहा है, और जो शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं वो बाहर साइड में, मतलब आउट साइड में प्रोजेक्टेड हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डीएनए का जो बैकबोन होता है, डीएनए का जो बैकबोन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए का जो बैकबोन होता है वो याद रखिएगा शुगर और प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और याद रखिएगा शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं ये आउटसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं, मतलब आउटसाइड में यानी बाहर की साइड में रहते हैं। और एक चीज़ क्या याद रखना है कि डीएनए जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है ना। फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो फॉस्फेट से जैसे ही हाइड्रोजन निकल रहा है वैसे ही क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। इसीलिए डीएनए पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा ये तो एक डायरेक्शंस की बात हुई ना, एक डायरेक्शंस की बात हुई 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर आप दूसरा देखेंगे तो दूसरे में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं इधर बना लेती हूँ। दूसरे में आपको क्या देखने को मिला, जस्ट अपोजिट क्या देखने को मिलता है। अगर इधर 5 से 3 मिल रहा है तो इधर आपको 5 से 3 मिलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। देखिए ये फॉस्फेट हो गया, ये O हो गया, और यहाँ पे ये आपका अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो ये आपका मान लीजिए शुगर बना रहे हैं तो शुगर होगा आपका इस तरीके से, ये गलत बन रहा है। देखिए
ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरीके से ये बन जाएगा, और यहाँ पे जुड़ा होगा आपका इधर साइड में आपका जुड़ा होगा। देखिए फिर से बना रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे आपका CH2 और O और फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आपके नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो गया। और पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला OH प्रेजेंट होगा। देखिए ये आपका 5 प्राइम हुआ, और लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 3 प्राइम। तो जब आप उधर ऊपर से यहाँ आते हैं तो आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम देखने को मिलता है, और जब इधर से इधर जाते हैं तो 5 से 3 प्राइम देखने को मिलता है। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। याद रखिएगा, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। मतलब अगर एक डायरेक्शन, मान लीजिए एक डायरेक्शन आपको 5 से 3 प्राइम मिल रहा है, तो दूसरा आपको 3 से 5 प्राइम ही मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। वही चीज लिखा है, इन कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉस्फेट moiety remains free at 5 prime end of ribose sugar, 5 prime end of polymer chain, and one OH group remains free at 3 prime end of ribose। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया। ये देखिए ये है 5 प्राइम, ये 5 प्राइम फ्री है, और यहाँ पे देखिए 3 प्राइम फ्री है। तो ये आपका डायरेक्शन कैसे दिख रहा है, ये आपको डायरेक्शन दिख रहा है 5 से 3 प्राइम। और अगर आप दूसरी चेन देखेंगे तो दूसरी चेन का डायरेक्शन आपको क्या दिखेगा, 5 से 3 प्राइम। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिया है। डबल हेलिक्स मॉडल देखिए, जैसे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा चीज़ बताया DNA के बारे में, तो एक एक करके देखेंगे हम लोग। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। देखिए डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो पहले जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था फ्रेडरिक मिशेल्स। फ्रेडरिक मिशेल्स ने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था कि DNA कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक। भाई एसिडिक क्यों होता है। DNA की बात करें तो DNA की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर की होती है, और आपका जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर DNA आपका अरेंज होता है, बैठा होता है, वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब कितना छोटा न्यूक्लियस में इतना बड़ा DNA कैसे आएगा। तो इसको रैप किया जाता है, इसको रैप करके स्मॉल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। और इसको किस में रैप करते हैं, तो इसको रैप करते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम जैसा स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं। और न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोसोम बनता है हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो कुछ बेसिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और बेसिक अमाइनो एसिड में जैसे एक आता है लाइसिन और एक आता है आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, बट इनका नेचर कैसा होता है, तो ये एसिडिक होते हैं। तो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं वही एसिडिक होते हैं, और ये किसको देते हैं, तो ये DNA, यही जो होते हैं ये DNA को एसिडिक प्रॉपर्टी देते हैं। जबकि हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप देता है, और एसिडिक नेचर जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन देती है। तो फ्रेडरिक मिशेल्स ने ये देखा था कि फर्स्ट आइडेंटिफाइड DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड नेम एज अ न्यूक्लीन। ठीक है, इसको न्यूक्लीन बताया गया था। फिर आए थे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन आए थे, इन्होंने क्या किया था कि DNA का स्ट्रक्चर देखा था एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करके इन्होंने DNA का स्ट्रक्चर देखा था। फिर उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये आए थे वॉटसन एंड क्रेग। इन्होंने क्या किया था कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पे इन्होंने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल फॉर DNA। उसके बाद इरविन चारगैफ है, इरविन चारगैफ ने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था कि डबल स्ट्रैंड DNA में क्या होता है कि जो रेशियो होती है एडेनिन रेशियो थाइमिन एंड साइटोसिन रेशियो गुआनिन रिमेन सेम एंड आर इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आपको देखिए याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो आपको दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी होती है DNA की, अगर सपोज करिए DNA मैंने बताया ना एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है।
तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा पेयरअप करता है थायमिन से, थायमिन जो होता है वो पेयरअप करता है एडेनिन से, गुआनिन जो होता है वो पेयरअप करता है साइटोसिन से, और साइटोसिन जो होता है वो पेयरअप करता है गुआनिन से। क्लियर है यहाँ तक? तो एडेनिन जो पेयरअप करता है थायमिन से, तो इसके बीच एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? तो एडेनिन और थायमिन के बीच याद रखिएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसे थायमिन और एडेनिन के बीच कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ऐसे गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एंड साइटोसिन गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे इरविन चारगैफ ने ये बताया कि जो प्यूरिन जो होता है वो बराबर होता है पाइरिमिडीन के। प्यूरिन जो होता है वो पाइरिमिडीन के बराबर होता है। देखिए कैसे, या फिर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, इक्वल टू 1 के बराबर। देखिए कैसे, यहाँ पे कैसे बोला जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए हमने एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लिया है, एक डीएनए का हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लिया है, और उसमें मैंने बता दिया कि एडेनिन की जो परसेंटेज है वो 25% है। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि थायमिन की परसेंटेज कितनी होगी, गुआनिन की परसेंटेज कितनी होगी, साइटोसिन की परसेंटेज कितनी होगी। तो अगर एडेनिन की परसेंटेज थायमिन है, तो अगर एडेनिन की परसेंटेज 25% है, और हमको पता है कि एडेनिन जो होती है वो पेयरअप करती है थायमिन से, तो एडेनिन को अगर आप 25% दे रहे हैं तो आपको थायमिन को भी कितना देना पड़ेगा? 25%। परसेंटेज है तो ऑब्वियस है, मान के चलेंगे कि 100 की बात हो रही है, मान लीजिए 100 नाइट्रोजनस बेस है, तो 100 में से 25 आपने दे दिया एडेनिन को और 25 दे दिया थायमिन को, तो टोटल कितने होंगे? टोटल 50 हो गए। अब 100 में से अगर आप 50 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। अब 50 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बाकी बचे हैं 2, तो इनको बराबर पार्ट में बांटेंगे ना, तो बराबर पार्ट में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25, ये 25। मैंने बोला कि प्यूरिन जो होता है वो पिरिमिडीन के इक्वल होता है। देखिए भाई प्यूरिन कौन कौन सा है, तो आज जो होता है वो प्यूरिन होता है। आज में ए मतलब एडेनिन आएगा और जी मतलब गुआनिन आएगा, तो एडेनिन प्लस गुआनिन और इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन। जब आप एडेनिन को देखेंगे तो एडेनिन कितना है? 25 है, गुआनिन कितना है? 25 है, साइटोसिन कितना है? 25 है, थायमिन कितना है? 25 है। तो ये 50 हो गया, ये 50, तो कट कुट के कितना आ गया? 1 आ गया, मतलब ये 1 के बराबर हो गया। वही इरविन चारगैफ ने ये चीज़ बोला है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब भी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और मैंने बता दिया है कि जो मैंने मान लीजिए मैंने गुआनिन का जो परसेंटेज लिया है वो मैंने यहाँ पे लिया है 25.75। आप 25.75 लिया, आपको साइटोसिन का परसेंटेज बताना है, थायमिन का परसेंटेज बताना है और एडेनिन का परसेंटेज बताना है, ये आप मुझे बताइएगा। उसके बाद देखते हैं आगे, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि डीएनए लिखा है इन अ डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड टू फॉर्म अ हेलिक्स। मान लीजिए एक ये डीएनए की चेन है, दूसरी डीएनए की चेन है, ये आपस में कॉइल्ड हो जाते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से, और दूसरी वाली भी इस तरीके से कॉइल्ड हो जाती है, इस तरीके से। फिर लिखा है कि शुगर एंड फॉस्फेट फ्रॉम बैकबोन ऑफ दिस। तो याद रखिए कहीं भी अगर पूछा जाए कि डीएनए की बैकबोन किससे बनी होती है, तो शुगर एंड फॉस्फेट से बनी होती है। सॉरी। वाइल जो बेसिस प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब कि जो बेस नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो इनर साइड में, मतलब अंदर की साइड में प्रोजेक्टेड होते हैं, अंदर की साइड में प्रोजेक्टेड होते हैं, आमने सामने बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ एडेनिन है तो ये हो गया थायमिन, यहाँ गुआनिन है तो साइटोसिन, यहाँ थायमिन है तो एडेनिन, बिल्कुल आमने सामने प्रोजेक्टेड है एक दूसरे के, क्योंकि पेयरअप करते हैं ना। फिर उस देखिए यहाँ पे एडेनिन किसके साथ पेयरअप कर रहा है? थायमिन के साथ। गुआनिन किसके साथ पेयरअप कर रहा है? साइटोसिन के साथ। ये है देखिए बेस एक दूसरे के बिल्कुल प्रोजेक्टेड हैं आमने सामने, और ये अंदर की साइड में, देखिए ये अंदर की साइड में। लेकिन ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ना, याद रखिएगा शुगर प्लस फॉस्फेट है, और अंदर की साइड में क्या है? नाइट्रोजनस बेस है।
उसके बाद लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री में? क्योंकि एडेनिन किसके साथ पेयर अप कर रहा है? थायमिन के साथ। थायमिन किसके साथ पेयर अप कर रहा है? एडेनिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ पेयर अप कर रहा है? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ पेयर अप कर रहा है? ग्वानिन के साथ। एंड अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम एक चेन है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 से 5 प्राइम। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विथ ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द करस्पॉन्डिंग पिरिमिडिन। देखिए एडेनिन की बात करें तो एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। थायमिन की बात करें तो पायरिमिडिन है। तो ये चीज़ याद रखिए, कभी भी प्यूरिन प्यूरिन की पेयरिंग नहीं होगी, हमेशा प्यूरिन एंड पायरिमिडिन की पेयरिंग होती है। और इरविन चारगैफ ने भी बताया था कि प्यूरिन किसके बराबर होता है? पायरिमिडिन के बराबर होता है। एडेनिन किसके साथ पेयर अप होगा? तो एडेनिन पेयर अप विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, व्हाइल ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है? ये सब चीज़ें मैंने बता चुकी आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट आइए देखते हैं और क्या लिखा है। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया। स्ट्रक्चर में क्या है? देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम है एक चेन, ये पूरी एक चेन होगी और ये पूरी दूसरी चेन होगी। दूसरी वाली देखिए 5 के आगे 3 दिया है और 3 के आगे 5 दिया है। क्लियर है? ये देखिए एडेनिन थायमिन है तो 2, थायमिन एडेनिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? उसके बाद बोला है, जैसे मान लो डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है ना, ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा दोस्तों। डीएनए जो होता है ना, डीएनए के टाइप्स की बात करें तो डीएनए जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ये आपकी बुक में दिया नहीं है, थोड़ा एडिशनल है, याद रखिएगा। तो डीएनए के टाइप होते हैं ए, बी, सी, डी, जेड। और अभी हम लोग जो डीएनए पढ़ते हैं जो फेवरेबल है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल है, वो होता है बी। इसी को वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा दिया था? याद रखिएगा, बी मॉडल, बी वाला डीएनए दिया था। तो ये जो बी डीएनए होता है ये राइट हैंडेड होता है। ये जो आपको इस तरीके से घूमता हुआ दिखता है ये राइट हैंडेड डायरेक्शन में घूमता है। तो द हेलिक्स इज राइट हैंडेड। पिच की बात करें तो ये जैसे आप जो एक टर्न पूरा क्रॉस कर रहे हैं, एक टर्न, ये पूरा एक टर्न, ये पूरा टर्न यहाँ तक, तो एक टर्न जो पूरा क्रॉस कर रहे हैं इसमें जो लेंथ होती है डीएनए की वो होती है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है? कितना होता है? 3 तो पिच की बात करें तो पिच को हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं। तो पिच कितना है? 3.4 नैनोमीटर है। और 1 पिच की बात करें या 1 टर्न की बात करें तो 1 टर्न में कितने, मतलब एक टर्न लेने पे कितने बेस पेयर आ रहे हैं? तो 10 बेस पेयर आ रहे हैं। याद रखिएगा, एक टर्न लेने पे कितने बेस पे हैं? तो 10 बेस पे इन इच टर्न। फिर उसके बाद लिखा है द प्लेन ऑफ वन बेस पे स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स, दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी है, हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी है वो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वो इसको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यहाँ पे थायमिन हो गया, एडेनिन हो गया, साइटोसिन। तो ये देखिए नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये एक के ऊपर एक प्रेजेंट है। ये देखिए पहला नाइट्रोजन बेस, फिर इसके नीचे दूसरा नाइट्रोजन बेस, फिर थर्ड वाला नाइट्रोजन बेस, फोर्थ वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर सिक्स वाला, ऐसे सो ऑन। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? स्टैक्स, यानी एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए, साथ में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? एक दूसरे के आमने सामने भी जुड़े हुए हैं। तो आमने सामने किससे जुड़े हुए हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड और ये नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के जो ऊपर प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होती है, ये जो होती है ये हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ये हेलिक्स को क्या करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। यही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब पैकेजिंग देख लेते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग देखते हैं, पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो अगर मैं बात करूँ 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इन डीएनए, जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये हो गया एडेनिन जो कि थायमिन के साथ पेयर अप कर रहा है, ये थायमिन जो कि किसके साथ? एडेनिन के साथ पेयर कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये 2 नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होता है? तो याद रखिएगा ये 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 0.34 × 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर।
फिर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन डीएनए में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 6.6 इंटू 10 के पावर में 9 बेस पेयर। तो 6.6 इंटू 10 के पावर में 9 बेस पेयर टोटल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए। अगर टोटल लेंथ की बात करें तो देखिए टोटल लेंथ, अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है, मान लीजिए लेंथ ऑफ डीएनए किसी का भी, मान लीजिए ह्यूमन का, इकोलाई का, किसी का भी निकालना है, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप यूज़ करेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, पहले आप निकालेंगे कि दो बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आस पास बिल्कुल, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0.34 इंटू 10 की पावर -9 का क्रॉस कराएंगे 6.6 इंटू 10 के पावर में 9 का क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो आएगी डीएनए की लेंथ वो 2.2 मीटर होगी। 2.2 मीटर डीएनए की जो होगी वो लेंथ होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी, टू लार्ज है। और जो आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये फिट होता है वो 10 की पावर -6 मीटर, मतलब बहुत छोटा, 0.00001 के बराबर है। तो इसमें कैसे ये अकोमोडेट होगा, मतलब कैसे इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। देखिए डीएनए इन प्रोकैरियोट्स में आपको याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होते हैं उनमें क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो नहीं होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये मान लीजिए आपका सेल है, बैक्टीरिया की सेल है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए जो होगा वो इसी तरीके से यहाँ फैला होगा, इस तरीके से फैला होगा। लेकिन ये क्या होता है, स्कैटर्ड रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है ये, लेकिन ये हर जगह नहीं फैला होता है। एक जगह पे ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, एक जगह पे क्या हो जाता है, ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसको रेस्ट्रिक्टेड कौन कहता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ साथ कुछ प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिव प्रोटीन, जो इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के साथ। तो कुछ नेगेटिव प्रोटीन, जो नेगेटिव डीएनए जो होते हैं वो पॉजिटिव प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं और यहीं पे रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे रेस्ट्रिक्टेड होकर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है कि दे डोंट हैव न्यूक्लियस, डीएनए स्कैटर्ड एंड इन सर्टेन रीजन्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो कुछ रीजन्स में ये पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स एंड हेल्ड बाय सम प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज। ये बात होगी प्रोकैरियोट्स की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स में कैसे, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट। एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट। तो जो भी डीएनए फिट होगा वो आपका कहाँ रखा जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए कैसे अकोमोडेट होगा, तो देखिए क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिटेलिंग पढ़ लेंगे। देखिए होता क्या एग्जैक्टली कि जो हमारा डीएनए होता है वो आपको क्या बताया गया है, डीएनए कितने मीटर लॉन्ग होता है, तो अप्रॉक्स 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है ना, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए को क्या कर देते हैं हम लोग, रैप कर देते हैं, रैप कर देंगे, रैप करके इसको स्मॉल साइज में कर देते हैं, स्मॉल साइज में, ताकि ये न्यूक्लियस के अंदर जो 10 के पावर -6 मीटर का जो न्यूक्लियस में उसमें फिट आ जाए। तो क्या करते हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव प्रोटीन आते हैं, पॉजिटिव प्रोटीन जिनका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन।
हिस्टोन प्रोटीन। अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करूँ, HP यानी हिस्टोन प्रोटीन, ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कौन कौन से? एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3 और एक होता है H4। ठीक है, ये 4 टाइप के हिस्टोन होते हैं। इस तरीके से देखिए, ये इसमें हिस्टोन क्या होते हैं? फिट होते हैं। ये हो गया हमारा H2A, ये हो गया H2B, ये हो गया H3 और ये हो गया H4। लेकिन याद रखिएगा इन सब के 2-2 सब यूनिट होते हैं, तो 2 4 2 6 2 8। तो ये पीछे मान लीजिए H2A है तो H2A के पीछे एक H2A होगा, मतलब इस तरीके से पीछे की साइड में H2A होगा। ऐसे ही H2B के पीछे भी H2B होगा, H3 के पीछे भी H3 होगा, H4 के पीछे भी मतलब 8 सब यूनिट होते हैं। तो 8 सब यूनिट अगर होता है तो इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अभी जब हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है, देखिए जब हिस्टोन ऑक्टामर बन जाएगा तो ये आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए, ये आपको हिस्टोन ऑक्टामर इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया H2A, H2B, H3 एंड H4। लिख देती हूँ मैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, 8 सब हिस्टोन। अब जो DNA होता है ना वो ऐसे रैप करता है इस तरीके से, इस तरीके से रैप कर जाता है DNA। ठीक है, DNA इसके ऊपर क्या कर जाता है? रैप कर जाता है। अब आता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, प्रोटीन है तो न मतलब कि किसी न किसी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी, क्योंकि अमाइनो एसिड ही आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, और बेसिक अमाइनो एसिड बहुत सारे अमाइनो एसिड आते हैं, लेकिन इसमें जो मेन अमाइनो एसिड का जो कंपोनेंट होता है ज़्यादा, वो होते हैं एक लाइसिन और एक होता है आर्जिनिन। ये बेसिक अमाइनो एसिड है, बट नेचर कैसा होता है इनका? एसिडिक। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो वही चीज़ दिया है यहाँ पे कि दे है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस तरीके से क्या होते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ये कैसे देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो है ये बेसिक अमाइनो एसिड, बट कैसा देते हैं? पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये DNA के आपको स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड दिख रही है, इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ने के लिए भी एक हिस्टोन आता है, इस तरीके से इनको जोड़ देता है, इस तरीके से इनको जोड़ देता है। ज़्यादा नहीं, 14 नैनोमीटर तक होता है ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, 14 नैनोमीटर तक के DNA को जोड़ देता है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। यहाँ पे क्या होता है? ये जो हिस्टोन है इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन, और क्योंकि ये DNA के स्टार्टिंग एंड और एंड को लिंकअप यानी जोड़ रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? लिंकर DNA भी कहते हैं। तो आपको लिंकर DNA से भी क्वेश्चन आ सकता है, लिंकर DNA। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में याद रखिएगा, ये जो DNA आपको जो रैप करे, ये कितने बेस पेयर का होता है? तो 200 बेस पेयर का DNA जो होता है वो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर रैप कर जाता है। उसके बाद होता क्या है यहाँ पे? देखिए, उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 न्यूक्लियोसोम बन गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, ये हो गया पहला हिस्टोन ऑक्टामर, दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर, तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर, 4th एंड 5th एंड 6th। तो ह्यूमन DNA क्योंकि 2.2 मीटर का लंबा DNA होता है, तो यहाँ पे ये आपस में जुड़ गए। और ये जो हिस्टोन होते हैं ये आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं? ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। अच्छा, इनको एक हिस्टोन को दूसरे हिस्टोन से जोड़ने के लिए कुछ प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं NHP। NHP को बोलते हैं हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको? थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, they have positively charged basic protein called histone positive and basic due to the presence of positive
एंड बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्लियर है, समझ में? हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। देखिए मैंने बताया ना H2A की 2 सब यूनिट्स, H2B की 2 सब यूनिट्स, H3 की 2 सब यूनिट एंड H4। अगर कोर ऑफ हिस्टोन पूछे आपसे, अगर आपसे कोर ऑफ हिस्टोन या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम पूछे आपसे, तो आप यही 4 हिस्टोन का नाम लेंगे, H1 का नाम नहीं लेंगे, ठीक है? H1 बाहर की साइड होता है। फिर डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज वाइंड्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर इज अ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड होता है तो इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या करता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। वही चीज मैंने बताया था आपको यहाँ तक। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 न्यूक्लियोसोम हैज अप्रॉक्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो एक न्यूक्लियोसोम का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसमें जो डीएनए की रैपिंग हो रही है वो 200 बेस पेयर का हो रहा होगा। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमेटिन रिजेंबल बीड्स रिप्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन। तो पहले न्यूक्लियोसोम होता है, फिर बनता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, फिर बनता है क्रोमेटिन फाइबर, फिर बनता है क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम आपको कहाँ अच्छे तरीके से विजिबल होगा, तो एट मेटाफेज में। सेल साइकिल का एक फेज होता है जिसे बोलते हैं मेटाफेज में, ये आपको विजिबल होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हाई लेवल। तो 2.2 मीटर का डीएनए है, यहाँ पे आपको 6 न्यूक्लियोसोम की जरूरत पड़ेगी। तो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्रोमेटिन के बारे में। हम लोगों ने देखा ना, बीड्स और स्ट्रिंग के बाद क्रोमेटिन फाइबर एंड क्रोमेटिन बनते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यू क्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। यू से याद रखिएगा ट्रू और हेटेरो से याद रखिएगा फॉल्स, ठीक है? तो ट्रू का मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, अब मान लीजिए आपको डीएनए से आरएनए बनाए, तो इस डीएनए को ओपन होना पड़ेगा। जब ये लूज पैक्ड होगा तभी तो ये ओपन होगा, और डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। लेकिन अगर ये पूरी तरीके से टाइट पैक्ड है, इस तरीके से बिल्कुल टाइट पैक्ड है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, आरएनए बन नहीं पाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ लिखा है, यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन विच स्टेन्स लाइट। अब ये लूजली पैक्ड है, तो अगर आप इस पर डाई दे रहे हैं, मतलब कोई डाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो डाई यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो धीरे से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे इस तरीके से डाई जो होगा वो रुक जाएगा और कलर ले लेगा, स्टेन ले लेगा। तो यहाँ पे डाई रुकता नहीं है, तो इसलिए लाइट कलर लेता है, यहाँ पे डाइज रुक जाता है इसलिए डार्क कलर लेता है। क्योंकि ये डीएनए आगे चल के आरएनए बनाता है, इसलिए इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसलिए बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। मतलब यहाँ डीएनए से आरएनए जनरली नहीं बनते, बट कभी कभी बन भी जाते हैं। उसके बाद अब ये पता किया जा रहा था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, क्या है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखा गया, जिसमें हर्से आते हैं, चेज एक्सपेरिमेंट आता है, हर्से चेज एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए सबसे पहले डिस्कवरी जो डीएनए की जो जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी हुई थी, उसमें सबसे पहले जिनका नाम आता है वो आता है ग्रिफिथ का नाम। ठीक, तो ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसे बोला गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होती है ये कॉज करती है न्यूमोनिया को। और इसके इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, एक होता है एज स्ट्रेन और एक होता है आर स्ट्रेन। आर का मतलब होता है रफ और एज का मतलब होता है स्मूथ। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इसमें से वायरुलेंट कौन है, मतलब कौन जो होगा वो डिजीज या निमोनिया कॉज करेगा, तो जो रफ होता है ये नहीं कॉज करता है, तो इसे ये नॉट कॉज निमोनिया, नॉट कॉज
न्यूमोनिया, तो ये क्या करता है, न्यूमोनिया नहीं कॉज करता है, जबकि एज स्ट्रेन जो होता है ये न्यूमोनिया कॉज करता है, तो न्यूमोनिया कॉज, तो ये क्या करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है। तो अगर ये न्यूमोनिया कॉज करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसे वायरुलेंट कहेंगे, ठीक है। और ये न्यूमोनिया नहीं कॉज करता है, जिसे नॉन वायरुलेंट या अवायरुलेंट कहते हैं। नॉन वायरुलेंट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, विजिबल नहीं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अवायरुलेंट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखते हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, तो देखिए। तो एज स्टेन बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, आर स्टेन बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टी दी है। आर स्टेन बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ये दी है, जब इसको हम लोग कल्चर प्लेट पे ग्रो करा रहे थे तो ये रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा था, और जब हम लोगों ने एज स्टेन बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया तो इसमें स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस हुई। दूसरा क्या था, क्योंकि रफ होता है तो इसके पास कोई भी पॉलीसेक्राइड की बाहर की साइड कोटिंग नहीं पाई जाती है, एनवलप नहीं पाई जाती है, जबकि इसके पास पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिजीज के लिए। यही पॉलीसेक्राइड कोटिंग जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया, तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूमोनिया के लिए। क्योंकि ये न्यूमोनिया नहीं कॉज करते इसलिए क्या बोलते हैं, नॉट वायरुलेंट, और ये कॉज करते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, वायरुलेंट कहते हैं। अब देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। देखिए ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या क्या लिया, तो इन्होंने लिया एक बीकर, वन इंजेक्शंस, वन नहीं 4 एक्सपेरिमेंट तो 4 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ी इनको, एंड वन, और इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और माउस लिया, ठीक है। ये 5 चीज़ें इन्होंने ली। अब देखिए क्या होता है। अब हमको पता है यहाँ पे, देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि हम लोगों ने पहले वाले में हम लोगों ने वायरुलेंट स्ट्रेन की बैक्टीरिया ली। वायरुलेंट का मतलब समझ जाइएगा, एस स्ट्रेन की बात हो रही है, और इसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोट होती है, तो ये क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। तो हम लोगों ने एक बीकर में इसमें क्या लिया, हम लोगों ने एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया को लिया और इसे माउस को डाल दिया, और इसी में हम लोगों ने माउस में इंजेक्शंस लगा दिए। यहाँ से बैक्टीरिया लिया इंजेक्शंस के थ्रू और माउस में हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया, तो माउस हो गया वो डाइड हो गया, यानी कि माउस जो था वो रेस्ट इन पीस, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लिविंग अ वायरुलेंट स्ट्रेन, यानी हम लोगों ने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिया। हमको पता है कि ये डिजीज कॉज नहीं करता है, तो हम लोगों ने इस बैक्टीरिया को इंजेक्शंस में डाला और इसको इंजेक्ट कर दिया, तो माउस जो था वो लाइव था। तो लाइव था तो इसका स्माइली फेस आपको देखने को मिलेगा, तो ये हो गया स्माइल, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने वायरुलेंट स्ट्रेन की बैक्टीरिया को लिया था उसको हम लोगों ने हीट किल्ड करके मार दिया। बैक्टीरिया को क्या किया, हीट किल्ड करके मार दिया, और इंजेक्शन के थ्रू जब इंजेक्ट किया तो भी माउस लाइव था, तो स्माइली फेस देखने को मिलेगा, तो ये हो गया स्माइल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि हम लोगों ने थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट तो लिया ही था। थर्ड वाले में क्या क्या, हीट किल्ड वायरुलेंट एज स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया था, और हम लोगों ने लिविंग अ वायरुलेंट स्ट्रेन यानी आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया, और दोनों को मिला के हम लोगों ने जब इंजेक्ट किया तो ये माउस जो था वो डेड हो गया, तो रेस्ट इन पीस। ये क्या हो गया, डेड हो गया। तो हुआ क्या, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये जो था, ये माउस जो था वो डेड हो गया। देखते हैं क्या था वो कहानी। तो देखिए क्या हुआ, ग्रिफिथ ने क्या बताया, ग्रिफिथ ने ये बताया कि हमको तो पता था कि जो आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज नहीं करती, और एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया जो थी वो निमोनिया कॉज करती थी। लेकिन जब हम लोगों ने हीट किल्ड कर दिया और उसको जब आर स्ट्रेन के साथ रखा तो वो कैसे, मतलब पहले जब वो हीट किल्ड हम लोगों ने किया था और जब माउस के अंदर हम लोग डाल रहे थे तब तो वो माउस जिंदा था, तो ऐसा क्या हुआ। तो इन्होंने बोला कि जो लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थी और जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थी, एस स्ट्रेन फिर से थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इन्होंने बोला कि जो लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया,
जब निकला तो माउस जो हो गया वो इंजेक्शन दिया तो माउस जो हो गया वो डेड हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है कैसे, आखिर कैसे? तो कैसे ये सोचने वाली बात है, इसका मतलब ये इन्होंने ये बताया कि कोई तो ऐसा चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, कोई तो ऐसा चीज़ जो है वो एस स्ट्रेन से किस में ट्रांसफ़र हो गया, आर स्ट्रेन में। और आर स्ट्रेन कैसा बिहेव करने लगा है एस स्ट्रेन की तरह, और एस स्ट्रेन की तरह जब बिहेव करने लगा तो इसने माउस में क्या किया, निमोनिया कॉज कर दिया और माउस की डेड हो गई। यानी कि अगर मैं लाइव मतलब अगर मैं आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में अगर डिफरेंस देखूँ तो एस स्ट्रेन के पास पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है और आर स्ट्रेन के पास नहीं होती है। अब देखिए हुआ क्या होगा कि जब हम लोगों ने थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट कराया तो हम लोगों ने यहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, हम लोगों ने एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया और इसको हम लोगों ने माउस में इंजेक्ट करा दिया। तो हुआ क्या होगा कि बैक्टीरिया तो डेड हो गया होगा, लेकिन इसका डीएनए तो होगा ना, तो डीएनए था ज़रूर, लेकिन यहाँ पे कोई इसको लेने वाला नहीं था, इसीलिए माउस जो था वो लाइव था। लेकिन जब हम लोगों ने फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, हीट किल बैक्टीरिया तो लिया ही था एस स्ट्रेन वाला, तो बैक्टीरिया तो डेड हो गया लेकिन इसका डीएनए तो होगा ना। और यहाँ पे साथ में हम लोगों ने ले लिया लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि एक कॉम्पिटेंट था, मतलब ये क्या कर सकता था, एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया के डीएनए को ले सकता था, ये एज अ होस्ट की तरह काम किया, इसने एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया के डीएनए को ले लिया। और जैसे ही डीएनए को लिया इसने अपने चारों तरफ किसकी कवरिंग बना ली, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग कर ली। और पॉलीसेक्राइड की कोटिंग ही तो रिस्पॉन्सिबल थी निमोनिया कॉज करने के लिए, निमोनिया कॉज करने के लिए। और क्या हो गया, जो माउस था वो डेड हो गया। लेकिन जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो डीएनए ही ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने बोला कि कोई मस्ट बी, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो होगा जो ट्रांसफ़र हुआ होगा इस आर स्ट्रेन से मतलब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को बना दिया एस स्ट्रेन और उसमें पॉलीसेक्राइड की कोटिंग का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने माउस में निमोनिया कॉज कर दिया। लेकिन वो क्या था, वो तो एक पता नहीं था किसी को। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं, अदर साइंटिस्ट, जिन्होंने पता किया कि आखिर वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। कहीं वो प्रोटीन तो नहीं, कहीं वो लिपिड तो नहीं, कहीं वो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं, कहीं वो डीएनए तो नहीं, कहीं वो आरएनए तो नहीं। इस तरीके से पता लगाने के लिए उन्होंने किया। अब देखो कुछ चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आरएनए दिया हुआ है, आरएनए दिया है, या फिर डीएनए दिया हुआ है, या फिर प्रोटीएज दिया हुआ है, ठीक है, या फिर लाइपेज दिया हुआ है। तो आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, लाइपेज ये करते क्या है, तो ये एक एंजाइम है, ये ऐसे ही लगा है ना, जिसके लास्ट में ऐसे लगता है, बोलते हैं हम लोग एंजाइम। तो जैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। तो आरएनए है तो किसको डाइजेस्ट कर देगा, किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, किसको ख़त्म कर देगा, तो ये आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। डीएनए है तो किसको डाइजेस्ट कर देगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीएज है तो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज है तो किसको डाइजेस्ट करेगा, लाइपिड को डाइजेस्ट करेगा। देखिए 3 साइंटिस्ट बाद में है, कौन कौन से, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी। इन्होंने साथ साथ वर्क किया और इन्होंने जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसके बायोकेमिकल नेचर को प्रूव किया। क्या प्रूव किया, फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिया, जैसे हीट की लाइव स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और इसमें उन्होंने आरएनएज डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया। तो आरएनएज डाला तो आरएनए डाइजेस्ट, प्रोटीन डाला तो प्रोटीन डाइजेस्ट। अब सपोज करिए कि अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए या प्रोटीन में से कोई होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आरएनए को भी मतलब आरएनए को भी डिग्रेड कर दिया, डाइजेस्ट करा दिया, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था और माउस को जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन देखिए फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब माउस जो था वो डेड हो गया। इसका मतलब साफ साफ यहाँ से तो हमको पता चली गया कि वो आरएनए नहीं था और वो प्रोटीन नहीं था, लेकिन फिर भी भाई एक्सपेरिमेंट प्रूफ तो करना था। तो उसके बाद फिर इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट लिया, हीट के लाइव स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और लाइव आर स्ट्रेन लिया और इन्होंने लिया डीएनएज लिया। तो डाइजेस्ट आरएनए अभी भी, डाइजेस्ट डीएनए अभी भी यहाँ पे आरएनए इसमें प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। पता तो चली गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। तो डीएनए अगर डीएनए हुआ
अगर वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, क्योंकि डीएनए को हम लोगों ने डेड कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है, तो डीएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, अब माउस को जिंदा रहना चाहिए। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अकर एंड माउस जो था वो सर्वाइव किया। तो इससे ये तो पता चल गया, देखिए इससे ये तो पता चल गया कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ अदर साइंटिस्ट भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे नेक्स्ट साइंटिस्ट हर्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है।